ओके सो 8th क्लास, आज हम आपका जो नया चैप्टर करने वाले हैं वो है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि आपने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, आपको भेजे जा चुके हैं। ठीक है, फोर्स और प्रेशर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। फोर्स का मतलब होता है ताकत और प्रेशर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव। ठीक है, दबाव डालना। फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, या तो पुश या फिर पुल। या तो किसी चीज़ को धक्का मार रहे हो या फिर उसको खींच रहे हो, वो कहलाता है फोर्स। ठीक, फोर्स की एक यूनिट होती है जिसके अंदर हम नापते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आप ये भी पढ़ोगे कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं। ठीक है, जिसमें फोर्स और मोशन को लेके उसने 3 लॉ दे रखे थे, वो आप आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। सबसे पहले जो आपको इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही बता रखा है, ये देखिए एक लड़का अपने गेंद खेल रहा था, तो एक चीज़ गति के अंदर आ रही है, गति के अंदर इसने उसको अपने हाथ से रोक दिया। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स लगी। ठीक है, बॉल कोई भी चीज़ गति के अंदर होगी उसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, मान लीजिए एक ये वस्तु है, यहाँ पे बॉल है, ये घास का मैदान है, एक लड़का आया, इसने इसको लात मारने के बाद में ये गति के अंदर आई। गति के अंदर आने के बाद में इसका मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर क्यों गति में आई? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगी। तो हम किसी भी वस्तु के ऊपर फोर्स लग रही है, ये हम कैसे जानेंगे? या तो पहला, उसकी स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, नंबर 1। उसकी शेप चेंज हो रही है, आटे को आपने गूंथ दिया, उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, स्थिति चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एकदम से आपने एक बॉल आई थी, बॉल को एकदम से आपने ऐसे लात मारी, ऐसे आ रही थी और वो ऐसे करके इस दिशा के अंदर चली गई, डाइवर्ट हो गई, दिशा चेंज हो गई। यहाँ तक समझ में आया? चौथा केस हो सकता है, एक चलती हुई वस्तु है, उसको आपने रोक दिया, स्टॉप, रोक दिया। 5वां केस है, एक वस्तु खड़ी हुई है, रेस्ट पे है, उसको आपने चला दिया, धक्का मार दिया, आगे चल गई। ये सारे केसेस क्या होंगे कि भाई फोर्स लग रही है किसी चीज़ के ऊपर। आया समझ में यहाँ तक? अब फोर्स क्या होते हैं? अब ये फोर्स किस तरह की हो सकती है? तो पुश की तरह, या फिर धक्का, या फिर किसी चीज़ को खींच रहे हैं। अभी इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। थस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स। किसी भी वस्तु के अंदर अगर कोई गति आई है तो उसका कारण क्या हो सकता है? फोर्स। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? अब ये देखिए, फोर्सेस आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन। किसी भी इंट्रैक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में संबंध। जब तक दो चीज़ें आपस में संबंध नहीं आएगा उनका, फोर्स नहीं लग सकती। ये सिर्फ और सिर्फ वेद पुराणों और टीवी और कार्यक्रम के डेली सोप्स के अंदर ही हो सकता है कि उसने उसको ऐसे करके ऐसे कर दिया और वो दूर जाके गिरा। अनटिल अनलेस साइंस कहती है कि दो चीज़ें अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगी, इसका मतलब उनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये एक लड़का है, ये गाड़ी चला रहा है, इसने इसको आके जब धक्का मारा, इसकी गाड़ी बंद हो रखी तो ही आगे बढ़ी। ओके, क्या तक क्लियर है सभी को? अभी यहाँ पे ये 2 लड़कियाँ हैं जिसका नाम हर्षिता और दीपांशी है, ये यहाँ पे लड़ रही हैं और ये एक दूसरे को धक्का मार रही हैं। तो जब तक एक दूसरे को पुश नहीं करेंगी, ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएगी। इज इट क्लियर? सेम वे इफ दे आर प्लेइंग लाइक दिस, बैल को खींच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा इस तरीके से पुल या पुश फोर्स कहलाता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी हम अगले वाले पेज के अंदर देखते हैं 11.3 में एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। फोर्सेस, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ये एक डब्बा है, ये 2 लड़के, सबसे पहले इसके अंदर ये मान के चलिए, ये एक डब्बा है, ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मैं इस तरीके से एरो लगा रहा हूँ, फोर्स, ठीक है ना, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये फोर्स का मतलब क्या होता है? चीज़ें गति में आ जाती हैं, है ना। इसका कुछ वजन रहा होगा इस डब्बे का, जब इसके ऊपर ताकत लगी तो ये गति में आ गई और ये इस जगह से इस जगह पे सरक गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको फोर्स लगी। सबसे पहले ये एक फोर्स की मैंने यूनिट बनाई थी 1 न्यूटन। ये न्यूटन होते हैं, न्यूटन के अंदर नापते हैं। मान लो यहाँ पे अमित ने यहाँ पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है। ठीक है, तो ये डब्बा सरक के इतनी सी दूर गया। यहाँ पे परीक्षित भी इसके साथ में आ जाता है, जैसे ये आ रखे हैं। इन दोनों ने फोर्स लगाई है, एक ने 1 न्यूटन लगाई है, एक ने 1 न्यूटन लगाई है, तो टोटल फोर्स कितनी लगी? 2 न्यूटन।
तो डब्बा और ज़्यादा आगे सरक जाएगा। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोशन। ठीक है। अब मान लीजिए एक जना अमित इसको यहाँ से 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, परीक्षित इसको 1 न्यूटन की फोर्स इस दिशा में लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसने इसमें लगाई, इसने इसमें लगाई, क्या डब्बा मूव करेगा? नहीं करेगा। यहाँ से +1, यहाँ से -1, ये दोनों नलिफाई हो गया, फोर्स क्या हो गई? 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस ये हो गया, बहुत भारी वस्तु है, ये लगे पड़े हैं दोनों के दोनों, हिला ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इसका जो वजन था, वजन की वजह से ये अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो भी फोर्स तो इनकी खूब सारी लग गई है, परंतु कोई वर्क डन नहीं हुआ, आगे मोशन में नहीं आया। इसका मतलब भी हमारी फोर्स, मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर मूवमेंट कब आएगी? जब लगने वाली फोर्स उसके वजन को ओवरकम कर देगी और उस चीज़ की दिशा में, दशा में, परिस्थिति के अंदर, शेप के अंदर, या जिस जगह पे वो रखी है उसके अंदर परिवर्तन आएगा, तो ही फोर्स लगी हुई मानी जाएगी, परंतु नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? यहाँ से क्लियर है ये सब चीज़ें? अभी ये देखो, इसके अंदर अब ये रस्सी कशी का आपने खेल देखा होगा कि एक रुमाल होता है, ये एक लाइन होती है, वो जितना अगर इनकी और इसकी तीनों की फोर्स मिला के, इन तीनों के फोर्स अगर ज़्यादा हो गई तो ये रुमाल इस साइड में आ जाएगा, है ना। अगर इनकी ज़्यादा हो गई तो इस साइड में आ जाएगा, यही होगा। दोनों की बराबर रही तो ये बीच में ही अटका रह जाएगा। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, तो दिशा, किस दिशा के अंदर परिवर्तन आएगा ये निर्भर करता है कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? क्यों? 1, 2, 3 फोर्सेस का रिजल्ट लग रहा है इसके ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। नाउ यू कैन, ये अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रखे हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रखी है, तो ये क्या है, हमने इससे ये सारी चीज़ों से हमने अपोजिट डायरेक्शन और ये वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इससे हमारे को क्या सीखने को मिला? वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। या तो लार्ज हो सकती है, इन्होंने इसको खींच लिया, लार्ज फोर्स थी यहाँ पे। कम हो सकती है, ये यहाँ पे खींचते चले आ गए, इनकी कम फोर्स थी। या फिर इक्वल हो सकती है, ये इक्वल का केसेस है, दोनों साइड में इक्वल, कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ज़्यादा, कम, बराबर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इज मैग्नीट्यूड। तो कितनी स्ट्रेंथ है उस फोर्स के अंदर, ठीक है, उसको, यानी कि पुश और पुल में आप कैसे नापेंगे पुश और पुल का? ज़्यादा है, कम है, बराबर है, वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या होती है? अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। ये आपको बताते हैं कि स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज कर सकती है। कौन कौन से स्टेट ऑफ द मोशन थे? जब एक वस्तु आ रही है, इस केस के अंदर देखो, एक बॉल आ रही है, सीधा आके इसके हाथ पे टकरा रही है, आती हुई वस्तु का मोशन को रोक देना फोर्स है। पड़ी हुई वस्तु के अंदर मोशन ला देना, वो भी फोर्स का कार्यक्रम है। किसी चीज़ की दिशा को बदल देना, ये अपना टायर चला रहा है, डंडे मार के उसको डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है ना। स्टीयरिंग से आप गाड़ी के पहिए को ऐसे चलते चलते ऐसे घुमा देते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। मोशन का मतलब होता है परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह। मोशन, स्टेट का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। तो खड़ी हुई चीज़ को गति में ला देना, चलती हुई चीज़ की गति को चेंज कर देना, उसकी दिशा को परिवर्तन कर देना, शेप साइज को बदल देना, वो सारी स्टेट ऑफ द मोशन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखिए, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। बॉल को, ये रहा, ये मैंने आपको बता दिया। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बॉल बहुत तेज से आ रही है, आपने उसकी स्पीड रोक दी, ठीक है, बिल्कुल ही रोक दिया। अब ब्रेक क्या चीज़ करती है? ब्रेक एक्चुअली क्या करते हैं, एक चीज़ चल रही है 80 की स्पीड के ऊपर, आपने ब्रेक लगाए, रिड्यूस होनी शुरू हो गई 40, 30, 20, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। बिल्कुल ही ब्रेक लगा दिए, बिल्कुल ही रोक दिया, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये अभी पढ़ा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितनी फोर्स लगाओगे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक।
चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, थस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपको पता चल गया। स्टेट ऑफ द मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि उस समय के ऊपर उस वस्तु की क्या स्पीड है और क्या दिशा है, ये उसका स्टेट ऑफ द मोशन है। ठीक है। द स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ द जीरो स्पीड। मान लो कोई चीज़ बिल्कुल खड़ी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ द मोशन क्या है? ये है रेस्ट पोजीशन के ऊपर। किस पे बोलेंगे? रेस्ट का मतलब जीरो, मतलब उसकी स्पीड जीरो है उस समय के ऊपर। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में बी रेस्ट और इन द मोशन, और अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब वो मोशन में। तो चीज़ अगर आप बैठे हो तो आप रेस्ट पे हो, चल रहे हो तो आप मोशन के अंदर हो। ठीक है। अब सारा का सारा फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखो, आटा गूथा, आप किसी चीज़ के ऊपर बैठे तो गद्दी नीचे चली जाती है, साइकिल की नीचे चली जाती है। ठीक है। आपने किसी रबड़ को ऐसे खींच दिया तो रबड़ खींच गई, तो शेप भी चेंज कर लेती है। ये मैं सारा आपको कंसेप्ट सारा बता ही चुका हूँ। ये देखो, स्थिति को चेंज कर देना, शेप को चेंज कर देना, डायरेक्शन को चेंज कर देना, रोक देना या उसको चला देना। रेस्ट का मतलब आपको पता चल गया कि जब उसकी वस्तु बिल्कुल खड़ी होती है, उसके अंदर गति नहीं होती। ठीक है। आगे देखते हैं। तो फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप हैविंग परफॉर्म, ये उसकी मतलब शेप को चेंज कर सकती है। ये आपने सारा कुछ देख लिया है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप चपाती, इसी के अंदर एक और एग्जांपल दे रखा है। चपाती बनाते हो, रोटी को उसको ब्रॉड कर देते हो ना, उसकी शेप चेंज कर दी है आपने। अगला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो वस्तुएं आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहती है। इट कैन बी कोलिजन, खड़ी हुई गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। उससे क्या हुआ? खड़ी हुई गाड़ी थी, यहाँ से आकर टक्कर मारी, पीछे से सारी बैठ गई, नुकसान हो गया। अच्छा, क्या इसको होगा? नहीं, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है उसको भी तो नुकसान होगा। तो फोर्स, इससे आपको क्या पता चला? जब भी दो चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी वे एक दूसरे के ऊपर कुछ परिवर्तन लाएंगी। ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या चीज़ होती है? मस्कुलर फोर्स वही जो आप अपने हाथ से काम करते हो, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को धक्का मारना, ये सारी की सारी किस चीज़ के उदाहरण है? मस्कुलर। ये बेचारा बैल इसको खींच रहा है बैलगाड़ी को, ये क्या है? मस्कुलर फोर्स। इज इट क्लियर? तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स तब ही अप्लाई होती है, मस्कुलर फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स एक ही चीज़ है, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट करे मसल्स का काम नहीं हो सकता। जब वे कोई भी चीज़ ऐसे आएगी तभी मस्कुलर फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। इज इट क्लियर? फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? अब फ्रिक्शन एक नेचुरल फोर्स होती है जो कि इक्वल और अपोजिट होती है। इसको आप ऐसे सुनिए, आपने किसी वस्तु को यहाँ पे मेज के ऊपर रखी है, यहाँ पे एक फोर्स लगाई, ठीक है, ये वस्तु थी 5 किलो की, ठीक। फोर्स लगाने से आपको ये पता है कि इस दिशा के अंदर बढ़ेगी, परंतु और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा फोर्स का, तभी इस दिशा में बढ़ रही है ना। मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड आप समझ चुके ना क्या है? मात्रा फोर्स की। अब ये जो मेज और इसका जो नीचे वाला हिस्सा था, इसके बीच के अंदर एक ऐसे जो चिपके हुए थे, ये चिपकने के बाद में जहाँ पे रखा हुआ है एक अपोजिट फोर्स लगती है जो कि इसको अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करने देती। आप इसको इस दिशा के अंदर धक्का मार रहे हो, ये एक ऑटोमेटिक फोर्स है जो इसको इस दिशा के अंदर धक्का मारेगी, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉपी है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सरका रहा हूँ, तो मेरी फोर्स ये इस दिशा में लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में लग रही है। मैं इसको इस दिशा में सरकाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये क्योंकि इसके साथ में सटी हुई है फ्रिक्शन के है, तो फिर ये इस तरह में धक्का मार रही है। ये तो पता चल गया फ्रिक्शन। अब आपको ये भी पता चल जाएगा, इसको मैं अगर यहाँ पे सरकाऊंगा तो कितनी आसान है, इसी के अगर मैं जल्द उतार दूंगा तो इसको सरकाना और मुश्किल हो जाएगा। इसी को अगर मैं गीला कर दूंगा तो चिपक ही जाएगी यहाँ पे, अर्थात फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये हिलेगी नहीं। फ्रिक्शन बहुत जरूरी चीज़ है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ये देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप एक साइकिल चला रहे हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक क्या होते हैं? टायर के रिम के साथ में लगते हैं, है ना।
उसकी गति के एकदम से कांटेक्ट आ जाता है ऐसे करके, वो उसके मोशन को रोक देते हैं या फिर गति को धीमा कर देते हैं। तो फ्रिक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कैसी है? अपोजिट फोर्स। जिस दिशा में डाल रहे हो, ताकत लगा रहे हो, उसके अपोजिट फोर्स लगती है, वो फ्रिक्शन है। बड़ी चीज़, जरूरी चीज़ होती है फ्रिक्शन। आप चल पाते हो, कैसे चलते हो? फ्रिक्शन के बगैर नहीं चल पाते आप। अगर आप फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? आप आगे मूवमेंट नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। ये जितनी भी वस्तुएं चलती हैं, ये क्या है? वो फ्रिक्शन की वजह से ही चलती हैं। बैलेंस, आप रुक नहीं पाते चल पड़ते तो, या तो चल ही नहीं पाते या नहीं तो रुक नहीं पाते। ठीक है, आपने ये अपने देखा भी होगा, बारिश के दिनों के अंदर काई जमी हुई है जोड़ के ऊपर, और वहाँ पे आप ऐसे नंगे पैर चले जाओ, फिसलते ही चले जाओगे, हो जाएगा ना ऐसे ही। ठीक है, तो क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा वो उतना ही आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम, इसका मतलब बैलेंस गया, वो एक नेचुरली बस लगता ही चला जा रहा है फिर तो। ओके, अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखो, और कई ज़रूरी नहीं है, अभी तक तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि मस्कुलर फोर्स, जहाँ पे दो चीज़ें वस्तु आपस में आई, उससे बोलते हैं कॉन्टैक्ट या मस्कुलर फोर्स। कई होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होती है। ये कौन सी होती है? मैग्नेटिक फोर्स। भाई चुंबक, एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ लेके आओ, अपने आप ही मूव करेगा, ना वो कॉन्टैक्ट में आया ना कुछ हो। तो इस तरह की फोर्सेस को क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। आपने किस तरह से ये चुंबक कर लिया और उसको आप इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाओगे तो उसी डायरेक्शन, ये आपने खेल कर रखे हैं, बहुत सारे कर रखे हैं ना। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आपको पता चल गया क्या क्या होती है। अभी फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का ही एक और उदाहरण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो एक्चुअल के अंदर या तो ये हो सकती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही अवस्थाएं। हर चीज़ प्रकृति के अंदर एटम से बनी हुई है। अगर वे एटम पास पास में है तो इसका मतलब वो सॉलिड है। अगर ये एटम से मॉलिक्यूल दूर दूर में है, थोड़े से दूर में, तो लिक्विड है, और बहुत दूर है तो क्या है? गैस। अब ये जितने भी ये एटम बने हुए हैं, इनके ऊपर भी क्या है? ये एटम का भी अगर हम देखें तो किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चार्ज होते हैं इनके ऊपर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, अगर इसको बिल्कुल, जैसे कि हमारा सेल सबसे छोटी इकाई होती है, ये सब सारी वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई एटम होता है। सॉलिड, ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसका एटम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अभी ये जो चार्ज, जो इनके ऊपर चार्ज हो जाता है ना, पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ होती है? जब हम किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या फिर जैसे मैग्नेट, मान लो आपने बहुत सारी एक बर्तन के अंदर पिन रख दी, जो आपने पिन नहीं होती लोहे वाली, वो रख दी, और उसको काफ़ी दिनों तक मैग्नेट के अंदर उसके साथ में मैग्नेट डाल दिया। आप क्या देखेंगे? उनके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। उस एक पिन को उठाएंगे, बाकी सारी उसको अपने आप चिपकती घूमेंगी। देख रखा है आपने? दूसरा, आप अपने बालों की कंघा लो, अपने बालों के अंदर जो अपने तेल से चिपड़ रखे हैं घर, आपको खूब सारा 2000 बालों के अंदर करो, थोड़े से आप क्या करेंगे? कागज़ को फाड़ के ऐसे फेंक दीजिए, देख रहे हो उसके पास में लेके आओ, कागज़ चिपक जाएंगे उसके। होता है ये सब, आपने देख रखा है। क्यों होता है? क्योंकि सभी चीज़ें जो एटम से बनी होती है उनके ऊपर चार्ज होता है। जब आपने अपने बालों के अंदर से बार बार कंघे को रगड़ा, तो ये सारे जो चार्ज थे, ये चार्ज एक ही लाइन में आते चले गए। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ एक लाइन हो जाती है तो उसके अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है जो कि दूसरी चीज़ों को भी खींचती है। फिर इन सिमिलर चार्ज को अब जैसे ही कागज वागज के पास में लेके आए, इन्होंने फटाक से इसको पकड़ के खींच लिया और इसके साथ में चिपक गए। इस तरह की फोर्सेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी की वजह से दूसरी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के ऊपर लगने वाली ताकत को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। किसका एग्जांपल है ये? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब एक और तरह की हम ताकत के बारे में बात करेंगे। वो ताकत कौन सी है? वो ताकत है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल क्या है? प्रकृति के अंदर हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो एक खिंचाव ही है जिसकी वजह से हर चीज़ क्या है?
हर चीज़ एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, सारे के सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, सूरज और सारे ग्रह एक और किसी तारे के आसपास में घूम रहे हैं, आकाशगंगा के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है, हर चीज़ एक दूसरे को खींच रहा है और चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये आपकी हॉक्स थ्योरी थी। ठीक, अभी क्या होता है, लेकिन हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मैं पेंसिल को नीचे डालता हूँ कि ये नीचे क्यों जाती है, कि पृथ्वी के पास में एक ताकत है जो कि एक तरह से चुंबकीय शक्ति है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ में खींचती है। उसका हमने एक मैग्नीट्यूड मान के चल दिया 10 या फिर 9.8, ये मान के चलिए। इसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल g से, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वो वाली ताकत जिसका मानवीय वैल्यू 9.8 या 10 है, जो पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारी चीज़ें। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इसी वजह से आप कोई भी चीज़ नीचे डालोगे, छत से नीचे डालोगे, हर चीज़ नीचे की तरफ में जाएगी। ये ना होता तो क्या होता, तो हम तैरते हवा के अंदर। ठीक है, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहता। चांद के ऊपर पृथ्वी की अपेक्षा में ग्रेविटी बहुत कम है। आप यहाँ पे थोड़ी सी जंप, यहाँ से जंप मार के यहाँ पे यहाँ जाओगे, अगर चांद पे यही जंप मारोगे तो आप यहाँ से 6 गुना ज़्यादा जाओगे। इसीलिए वहाँ पे हम्पिंग करके जाते हैं, ग्रेविटी मेंढक की तरह कूद के जाते हैं। अगर वहाँ पे आप बहुत तेज़ भाग के हवा में उड़ने की हो, आप उड़ भी जाओगे तो, लेकिन फिर नीचे कहाँ से आओगे? उड़ तो गए, नीचे नहीं आ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बॉल ऐसे करके ऐसे फेंकते हो तो वहाँ पे जाके नीचे गिर जाती है। वहाँ पे आप ऐसे फेंकोगे तो बॉल ऐसे सीधी जाती जाती चली जाएगी, और यहाँ पे अगर 1 मीटर गिरी है तो वहाँ पे 6 मीटर बाद में जाके धीरे धीरे नीचे पैराबोला बना के नीचे गिरेगी। यानी कि पैराबोला मतलब ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे आप पृथ्वी पे गिर रहे हैं, यहाँ चांद के ऊपर यहाँ जाके ऐसे गिरेगी। आया समझ में? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इज 6 टाइम लेसर देन अर्थ। अगली चीज़, अच्छा, gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force of another object, which is called as gravitational force. प्रकृति के अंदर हर चीज़ के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम स्मॉल जी बोलते हैं। ब्रह्मांड के ऊपर जो सूरज लगा रहा है मरकरी के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? अब प्रेशर वाली जो चीज़ है ये हम पढ़ाएंगे कल।